ठीक है, आप रवांडा की जंग का क्रेडिट ले रहे हैं या आप उसका कंबोडिया और थाईलैंड की जंग का क्रेडिट ले रहे हैं जहां पे कितनी कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन आप उस जंग को प्रवोक कर रहे हैं, आप उसको हवा दे रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं कि जो आपके सामने है। और कौन नहीं जानता कि इसराइल जो है वो अमेरिका का बगल बचा है, और अगर इसराइल इसके साथ अमेरिका खड़ा ना होता तो इसराइल का कोई फ्यूचर, कोई स्ट्रैटेजिकल फ्यूचर भी नहीं था जी। तो दिस इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग, ये सब कुछ हो रहा है। सर आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान पहले की तरह ईरान की मुकम्मल हिमायत भी कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा आपसे? देखिए, बात ये है कि नंबर वन, हम उनकी मॉरल सपोर्ट तो हमारी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन स्ट्रैटेजिकल सपोर्ट भी हमारी ईरान के साथ किसी न किसी हद तक मौजूद रही। इवन इन द पास्ट हमारी सपोर्ट ईरान के साथ मौजूद थी, और ये कहा जाता था कि वो जो टेक्नोलॉजी, वो जो चीजें यूज की गई हैं, वो दैट वर ऑल सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। तो बिल्कुल मुमकिन है और पाकिस्तान को करना भी चाहिए जी। अच्छा सर, एक तरफ पाक अफगान तनाज़े और दूसरी तरफ इसराइल का ईरान पर हमला, आलमी मंजरनामे को आप किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? आलमी मंजरनामे में तीन लोगों ने तो सामने आपके खड़े होके कह दिया, इसराइल ने, इंडिया ने और अफगानिस्तान ने। सबसे पहले तो वो इंडियंस और इसराइलियंस ने ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकते और उन्हें मार पड़ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला उठाया और हमारे ही भाइयों को हमारे खिलाफ लड़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहला तो इम्पैक्ट मैं ये देख रहा हूँ, और हमारे उन लोगों को होश के नाखुन लेने चाहिए जो सेक्टरियल डिवीजन में आज भी सेक्स के हवाले से, अपने मसलक के हवाले से, इन चीजों के हवाले से बटे हुए हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा को एज अ कौम सोचने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन है। आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन पहले दिन थे। अगर हम इंडिया को अपना दुश्मन कहते तो इक्वली इसराइल भी आपका पहले दिन से नजरियाती दुश्मन है जी। और अगर वो आपका नजरियाती दुश्मन है, वो पाकिस्तान की या किसी भी इस्लामिक कंट्री की फेवर में बात कैसे करेगा? आज भी इसराइल को जब पूरी दुनिया में वो किसी पे उंगली रखता है तो एज अ दुश्मन शायद वो पाकिस्तान सबसे ऊपर होता है उसके लिए, कि ये एक ऐसी जगह है जहां से मुझे रिटेलिएशन आ सकती है या जो हमारे से लड़ने के लिए तैयार है। तो हमें ये खुद सोचने की जरूरत है। ये हमारे तो दुश्मन बातें खड़े हैं, उनके तो चेहरे बेनकाब है। जी जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मेहंदी साहब ने। जी सर, ये जो इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफी दिनों से एक्सपेक्टेड था कि जो वो हमला करने की तैयारी जिस तरह की कर रहे थे तो ये हमला होना था। सिर्फ उन्होंने कोशिश ये करी कि दुनिया को ये दिखा सके, उनको ब्लफ कर सके कि हम जो है वो मुज़ाकरात के जरिए से मामलात हल करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ ईरान से मांग रहे थे, लामहला ईरान तो सब कुछ गिव अप नहीं कर सकता था। और कल रात जब ट्रम्प साहब खिताब फरमा रहे तो उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ ईरान के साथ मुज़ाकरात से, तो उस वक्त लोगों को समझ आ गई थी कि अब जो है वो किसी वक्त भी जो है वो हमला हो सकता है। तो फाइनली जो है वो इजराइल के जरिए से अभी फिलहाल हमला किया है। अमेरिका ने अभी खुद से ये नहीं कहा, इजराइल तो जरूर दावा कर रहा है कि अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन अमेरिका ने भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन बहरहाल आप इसको यही समझेंगे, ये एक मुश्तरका कोशिश है और ईरान को एक दफा दोबारा इस पोजीशन में लाने की कोशिश है कि ईरान जो है वो जो कुछ वो मांग रहे हैं, और असल में वो ये मांग रहे हैं कि ईरान की जो तेल और गैस की दौलत है उस पर ईरान की जो अपनी सुपरमेसी है जो 1979 से कायम है उसको खत्म किया जाए, और वो जो है वो अमेरिका की उसमें चली जाए। जैसे बाकी दुनिया के अंदर जो भी तवानाई के जखायर हैं वो अमेरिका की मर्जी से चलते हैं, तो ईरान, क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा तेल जो है वो चीन खरीदता है, तो चीन खरीदता है, तो चीन को इस सूरत हाल से रोकना है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने देखा था कि वेनेजुएला के अंदर भी चीन सबसे बड़ा प्लेयर था, $20 बिलियन की उसने वहां सरमायाकारी भी की थी। तो ये ही असल में स्ट्रेटेजी थी, बाकी तो ये सिर्फ बहाने थे कि
एटम बम बन रहा है या आपकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और फलाना है धमाका है, क्योंकि हम देख चुके थे अभी पिछली लड़ाई के अंदर कि ईरान के पास जो है वो कोई ऐसी खास चीजें नहीं थी जो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती। बहरहाल ईरान ने अभी इस दावे किए हैं इस पिछले 6 महीने के अंदर कि उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस किया है और कुछ और जराए से भी इस किस्म की बातें सामने आई हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इजराइल जो है वो जवाबी हमला करता है तो ईरान जब जवाबी हमला करता है तो वो कितना शदीद होता है और इजराइल के लिए उस हमले को बर्दाश्त करना आसान होगा, क्योंकि वही डिटरमिन करेगा कि मजीद जंग जो है वो जारी रहेगी और कब तक जारी रहेगी। अगर ये वन साइडेड जंग हुई तो फिर ईरान का काफी नुकसान हो सकता है। अच्छा सर, इसराइल को ईरान के खिलाफ अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसराइल जो कुछ भी मिडिल ईस्ट के अंदर करता है वो अमेरिका की मर्जी से ही करता है और अमेरिका जो है वो असल में इसराइल की अगर पुश्तपनाही छोड़ दे तो इसराइल के अंदर इतनी प्यान और सकत नहीं है कि वो इस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो दंदनाता फिरे। वो आज से नहीं, अगर हम देखें तो लेट 60s से जो है अमेरिका ही उसकी मदद कर रहा है, जिसकी वजह से उसने सिर्फ फलस्तीन के ही इलाकों के ऊपर कब्जा नहीं किया बल्कि हमने देखा कि उसने शाम के इलाकों पर भी कब्जा किया, उसने उर्दन के इलाकों पर भी कब्जा किया। तो वो जो है वो मामलात को आगे की तरफ चलता चला गया। उसने 80s के अंदर आकर इराक के अंदर जो है उनकी एटमी तनसीबात को तबाह किया। तो वो जो है अब उसका आखिरी हदफ जो है मिडल ईस्ट के अंदर या मिडल ईस्ट के मुल्क इलाकों में वो ईरान ही है। तो अब वो ईरान को इस सतह पे लेकर आना चाहते हैं कि ईरान की भी पोजीशन जो है वो बाकी मुल्कों की तरह हो और वो जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है बल्कि उनकी हर बात के अंदर हाँ में हाँ मिलाए। अब देखना पड़ेगा कि ईरान की जो हुकूमत है, ईरान के जो लोग हैं जो ईरान को चला रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, क्योंकि पिछले हमले के बाद ईरान के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका फायदा इंटरनेशनल कुव्वतों ने उठाया और उनके जो प्रॉक्सीज ईरान के अंदर मौजूद थे उन्होंने वहां पे काफी शोर शराबा किया और ईरान को उसको काबू करने के अंदर एक मुश्किल पेश आई। तो अब देखना ये पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अंदर से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो लोग खड़े हो जाएं, जो असल टारगेट है, और फिर फाइनली जो है वो हुकूमत को तब्दील करने में कामयाबी हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है अब पैरेलल चलेगी, लेकिन इसमें मेन चीज ये होगी कि ईरान किस हद तक हमला करने में इजराइल के ऊपर कामयाब होता है, या अमेरिका के जो अड्डे हैं या अमेरिका के जो जहाज इस वक्त समंदर में खड़े हैं उनको किस हद तक ईरान हिट कर सकता है। अच्छा सर, ईरान पर हमले के बाद मुस्लिम ममालिक का किरदार क्या होना चाहिए? मुस्लिम ममालिक जो है वो बुनियादी तौर पे ईरान का साथ ही देंगे, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो मौजूद है मिडिल ईस्ट के अंदर उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो इसका इजहार से ज्यादा कुछ कर सके। और दूसरे नंबर पर यह है, देखिए हमें बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके नेबरिंग कंट्रीज और जो मिडल ईस्ट के ममालिक उसमें सवाए पाकिस्तान से कोई मुल्क भी जो है वो उसकी फेवर में नहीं है। अभी हमने 2 हफ्ते पहले तुर्की के वजीर खारजा का इंटरव्यू देखा और उन्होंने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो खित्ते के अंदर जो है वो एक कशमकश शुरू हो जाएगी। और उन्होंने इस बात को कहा कि वो ये नहीं चाहते कि वहां पे, तो इसी तरह जो है बाकी मुसलमान मुल्क और खास तौर पे जो मिडल ईस्ट के मुसलमान मुल्क है वो ईरान की न्यूक्लियर ताकत को या ईरान की जो रेंज बढ़ती जा रही है मिसाइल टेक्नोलॉजी की उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ईरान का जो एक और मामला है वो ये भी रहा है कि ईरान से मिडल ईस्ट के ममालिक को कुछ शिकायतें भी रही हैं। तो वहां पर कुछ ऐसी हुकूमतें भी पिछले कुछ अरसे के अंदर आई हैं जो बिल्कुल 180 दर्जे पर बदल गई, जैसे सीरिया की हुकूमत थी जो पहले बशारुल असद की शक्ल में ईरान की हमायती थी, लेकिन अब अल जुलानी की सूरत में बिल्कुल ईरान की मुखालिफ है। तो ईरान का एक और भी मसला है कि एक जमाने में ईरान को ये एज हासिल हो गया था कि तेहरान से लेकर बैरूत तक उसने एक सप्लाई लाइन बना ली थी जिसको कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया जा सकता था, हत्ता कि वो हिजबुल्लाह तक चली जाती थी। मतलब ये हुआ कि इजराइल के बॉर्डर तक
उसकी रसाई हासिल थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 सालों के अंदर उसको ये काफी नुकसान हुआ है और उसकी जो सप्लाई लाइन थी वो रुक गई है, जिसकी वजह से अब डायरेक्ट इजराइल के करीब से इजराइल पर हमला करना जो है वो मुमकिन नहीं रहा है। और हमने ये देखा कि ईरानी एयरफोर्स जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जाकर इजराइल पर हमला कर सके। हो सकता है कि पिछले 6 महीने के अंदर कुछ चीजों में बदलाव आया हो, लेकिन जाहिरी तौर पर ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा है कि बेशतर ममालिक की हिमायत हासिल है, तो वो कौन से ममालिक हैं जो इसराइल ईरान तनाज़े में सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आगे बढ़ना चाहिए चाइना को, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत है और चाइना जो है वो इस पोजीशन के अंदर है कि वो ईरान की मदद भी कर सकता है। इसके अलावा रशिया एक ऐसा मुल्क है जो इसमें किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में अमेरिका की सतह पे, क्योंकि इजराइल से तो पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन अमेरिका की सतह पे हमने देखा कि ट्रम्प साहब ने ये जुमले कहे थे कि आसिम मुनीर साहब जो है वो मुझसे ज्यादा ईरान को जानते हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसमें अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को और तुर्की को मिलकर जो है वो इस पर कोई कुछ अगर पेशरफ्त करें तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आ जाए। और अगर उसके अंदर चीन को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बेहतर आ सकता है। सऊदी अरेबिया भी हमें ये लग रहा था कि वो भी नहीं चाहता था कि ईरान पर किसी किस्म का हमला हो, क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर एक ईरान के अंदर ऐसी हुकूमत आ गई जो बैकिंग बाय इजराइल हुई, तो जो सबसे ज्यादा सैंडविच बनेगा मुल्क, या यूं कहें पूरा खित्ता, वो मिडिल ईस्ट का होगा। तो इसलिए सऊदी अरेबिया की भी ये ख्वाहिश थी कि ये जंग जो है वो ना बढ़े। तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया और गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर अगर हम इसमें शामिल कर लें चीन को, तो ये एक ऐसी हुकूमतें हैं या ऐसे ममालिक हैं जो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं और अमेरिका के साथ बात कर सकते हैं। क्योंकि इजराइल तो बेसिकली देखिए जिस वक्त भी फेल होता है ना, तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मिडल ईस्ट में किसी तरह अमेरिका आ जाए। हमने देखा कि जिस वक्त उसने एटमी रिएक्टर भी तबाह कर दिया इराक का, इसके बावजूद जो है वो इराक से खाइफ रहा। इराक के जो मिसाइल थे अल समूद, जब उस पर हमले हुए तो उसने फाइनली अमेरिका को लेकर आया और फिर अमेरिका के जरिए से उसने जो है क्यास पैदा किया इराक के अंदर, और सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हुई और एक ऐसे हालात पैदा हो गए कि इराक इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो इजराइल को चैलेंज कर सके। तो इस दफा भी वही स्ट्रेटेजी है इजराइल की, और बल्कि यूं कहें कि अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबी है उसकी यही स्ट्रेटेजी है कि इस जंग के अंदर जो है वो अमेरिका को बराह रास्त शामिल किया जाए, क्योंकि अमेरिका को बराह रास्त शामिल करने से जो है वो फिर जितना फायदा इसराइल को हो सकता है उतना फायदा हमने देखा कि 6 महीने पहले जो इसराइल ने आया कि बैकिंग बाय अमेरिका ही थी, लेकिन इसराइल को वो बेनिफिट हासिल नहीं हो सके। मिसाल के तौर पे हुकूमत ईरान की नहीं पलट सकी, मिसाल के तौर पे ईरान की मुकम्मल जौहरी ताकत जो थी वो खत्म नहीं हो सकी। तो वो एक कोशिश है। देखते हैं कि अब इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक, क्योंकि इस वक्त इत्तफाक से एक कॉन्फ्रेंस जो है वो जद्दा में हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के लोग शामिल हैं। देखते हैं कि अगर वहां पर या कोई फौरी तौर पे और ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जो इस मसले को मुस्लिम ममालिक को मुश्तरका तौर पे डील करने का मौका मिले, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज होगी। सर, जैसे कि आपने सदर ट्रंप की बात की है, तो एक तरफ तो वो जंगे रुकवाने के दावे करते हैं और दूसरी तरफ उनकी पुष्पनाही पर इसराइल का ईरान पर दूसरी दफा हमला, क्या ये दोहरे म्यान नहीं है? देखिए, वो जिन जंगों को रुकवाने की बात करते हैं ना जी, उन जंगों के अंदर उनके वफादार नहीं छुपे हुए थे। अदरवाइज तो आपने देखा कि गजा के अंदर या यूं कहें कि पूरे फलस्तीन के अंदर इजराइल ने क्या किया पिछले 2 सालों के अंदर, अभी तक जबकि जंग बंदी हो चुकी है उसके बावजूद क्या कर रहा है। तो उन्होंने कोई इसके ऊपर रुकवाने की कोशिश नहीं करी। आपने देखा कि वेनेजुएला के सदर को जो है उनके घर से उठाकर ले गए और आज उनको जेल में बंद किया हुआ है अमेरिका के अंदर, उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी। इसी तरह जो जंग इजराइल और ईरान के दरमियान हुई थी उसमें वो बराह रास्त इजराइल की मदद कर रहे थे, वरना इजराइल का ज्यादा नुकसान होता।
तो इसलिए ये तो असल में मफादात का मामला है। जहां पर उनके मफादात जंग रुकवाने के लिए है वहां पर वो जंग रुकवाते हैं, जहां पर उनके मफादात जंग करवाने से जुड़े हुए हैं वहां पर वो जंग करवाते हैं। ये आज की अमेरिका की पॉलिसी नहीं है। अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जी ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा। आमिर साहब, आप बताइएगा कि आपके ख्याल में ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में किन अहदाफ को निशाना बना सकता है? देखिए, उनके पास जो मिसाइल्स हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, लेजर गाइडेड हैं, स्पेशली अभी उन्हें जो नए मिसाइल्स मिल रहे हैं रशिया से भी और चाइना से भी, दे हैव अ कैपेबिलिटी। जो उनका डिस्टेंस है, जिसे कहा जाता था कि ईरान के पास इतने डिस्टेंस वाले, तो उनके पास मोर देन 2500 किलोमीटर वाले हैं मिसाइल। अब इसराइल टोटली उनकी रेंज में और ऑलरेडी रेंज में था, उसमें एक्यूरेसी कोई और बेहतर हो सकती है। मुझे जहां तक लगता है कि ये पोर्ट्स एरियाज को और यरूशलेम वाले एरिया को, वो उन एरिया को जहां पे इनके ऑफिशियल्स हैं, उनको ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। आपने ये सुन ही लिया होगा कि इसराइल ने फौरी तौर पे अपने अवाम को ये कहा है कि वो करीबी बंकर्स में चले जाए, और बंकर्स ये वही हैं जो इसराइल ने पूरे इसराइल में बना के रखे हुए हैं कि जैसे ही फायर यानी अलार्म हो वॉर का, तो आप लोग फौरी तौर पे बंकर्स में चले जाएं और बंकर्स में जाके आप अपने आप को सेव कर लें। लेकिन अब जितनी डिस्ट्रक्शन है मिसाइल्स की, जितनी एक्यूरेसी है और जितनी डिस्ट्रक्शन है, ये भी चीज को इतने इसराइल के काम आनी नहीं है। तो इन्होंने अगर ये अटैक किया है और जिसके अभी आपके पास या हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है, इन्होंने डेफिनेटली टारगेट किया होगा उन एरियाज को जहां पे प्रोडक्शन हो रही है यूरेनियम की। इनका मेन टारगेट ये है कि ईरान की, और ये चीजें तो ये पहले भी कर चुकी हैं। इराक में क्या इन्होंने ऐसा ही अमल नहीं किया था? क्या एक वक्त ऐसा नहीं था कि जब इनके त्यारे इसराइल के यहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में खड़े थे और वो पाकिस्तान पे अटैक करना चाह रहे थे, हमारे कुगुटा पे भी? तो ये जैसे इनकी पॉलिसी है कि जी हमारे अलावा किसी को हक ही नहीं है, तो ये चीजें जो है ना, ये एक मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्लैश पॉइंट अगर बढ़ गया तो हम किसी तरह पूरी इंसानियत जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना मूव करते। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा है तो इसराइल के गुज़िश्ता हमले में ईरान की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया गया था, क्या अब भी शहादतों का खदशा है? ये तो करेंगे ऐसा, ये तो उनके सबसे ज्यादा उनकी प्रायोरिटी पे ये है। आप ये देखिए कि ईरान में जब एक थोड़ी सी सिविल डिसोबीडियंस चल रही थी, तो जैसे ही पता चला उनकी अवाम को कि इसको अमेरिका या इसराइल थोड़ा सा बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनकी यूनिफिकेशन देखिए, एज अ नेशन वो इकट्ठे हो गए कि उनके नजदीक सबसे पहली बात यह है कि ईरानियन के नजदीक सबसे पहली एक चीज है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, इज टू बी एन ईरानी, कि वो इससे आगे किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो उस वक्त भी उन्होंने ये इन्फिल्ट्रेशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया था। अब भी ये हमला करेंगे, ये उनकी जो हैं उनके सियासी रहनुमा हैं, उनके मजहबी रहनुमा हैं, ये उन पे हमला जरूर करेंगे और उन पे हम ये जरूर ऐसा करेंगे। और आई होप कि इस मामले को अभी भी हम मजीद फ्लैश ना हो। एक पॉसिबल ये भी है, मैं आपको अपनी एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि विद दिस स्ट्राइक एंड स्ट्राइक बैक फ्रॉम द ईरान साइड, तो ये फिर एक दफा ये मामला कूल हो जाए। और ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि पिछली दफा भी जो 12 दिन में इनके दोनों के दरमियान जंग चली थी, तो उस 12 दिन के बाद कुछ अहदाफ को दोनों साइडों से निशाना। अच्छा आमिर साहब, जैसे कि आपने हमले की बात की है, तो हुकूमत पाकिस्तान को ईरान में मुकीम अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? ये तो सब ऑलरेडी कर चुके हैं। आप ये देखिए, जर्मनी ने भी और अमेरिका ने भी, और अमेरिका ने कल भी खास तौर पे ये कहा था कि हम ईरान में जो अमेरिकन ईरानीज है, हम चाहते हैं कि वो वहां से निकल जाएं। इससे पहले परसों जर्मनी ने कहा, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो बड़ी देर पहले ये इंडिकेटर दिए हुए हैं कि जनाब आप किसी तरीके से पाकिस्तानियों को कहा हुआ है कि आप यहाँ से निकल जाएं, ईरान से निकल जाएं। तो ये तो चीज चल रही थी ऑलरेडी। जी ठीक है जी सर, हमारे साथ ही रहिएगा। मेहंदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में क्या वो वक्त नहीं आ गया कि तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर इन खतरात से निपटना होगा? जी, आपकी बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले
50 साल के अंदर ऐसा हो नहीं सका। जी। और हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मुख्तलिफ जो मुस्लिम ममालिक है उनकी अपनी प्रायोरिटीज रही है, अपनी स्ट्रेटेजी रही है जी। और वो उसी के ताबे रहे हैं। तो उन्होंने एक मुश्तरका फैसला करना या ये हम इस तरह की बातें तो करते हैं कि मुस्लिम ब्लॉक और मुस्लिम ममालिक, लेकिन असूली तौर पर जब हम इसको चाहते हैं कि इसकी कोई शक्ल नजर आए तो वो शक्ल इस हद तक तो होती है कि चंद सालों के बाद एक OIC का इजलास हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कि वो इजलास जो होता है वो बड़ा फीका रहता है। और बहुत दफा तो अगर आपको याद हो तुर्की वाला इजलास, तो उसमें तो बदमज़गी पैदा हो गई थी और ग्रुपिंग हो गई थी मुसलमान ममालिक में और मुश्तरका एलामिया तक जारी नहीं हो सका था। तो इसलिए ये वाली बातें जो है ये वैसे बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इसका अमली दुनिया के अंदर जो है अभी तक कम से कम इजहार नहीं हो सका है। और अभी आप देखें ना कि अफगानिस्तान जो कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले सालों से कर रहा है, क्या ये एक इस्लामी मुल्क को दूसरे इस्लामी मुल्क के साथ इस तरह करना चाहिए? और एक ऐसे मुल्क के साथ जिसने आपकी आज़ादी, आपकी हुर्रियत के लिए हमेशा आपका साथ दिया है, आपके लोगों को आज भी अपने पास पनाह गुज़ीर रखा हो, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने देखा कि ऐसा नहीं होता। और इसी तरह जो दूसरे ममालिक अभी रिसेंटली आपने देखा कि सऊदी अरेबिया और UAE के दरमियान जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। कुछ अरसा पहले तक कतर के सिफारती ताल्लुकात खत्म हो गए थे खलीजी ममालिक से, दो से। तो ये चीजें जो है ये अपने अपने मुफादात के गिर्द घूमती है और उसके मुताबिक ही आगे चलती है। जी जी, इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार नौशाद अली साहब हमारे साथ हैं। सर, इस्राइल ने ईरान पर हमला कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी मशरिक़ वस्ता के लिए आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि जो हमले अब तक किए गए हैं, जो मेरी इत्तलात है जो मुझ तक पहुंची हैं, उस हिसाब से तो ये सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज की जो है ना कोशिश की जा रही है। अगर इस रिजीम चेंज के अंदर US और इसराइल कामयाब होते हैं, यानी कि एक्चुअली जो आयतुल्लाह खामनाई है वो या फौजी क़यादत जो है उसे निशाना बनाने में कामयाब होते हैं अमेरिका और इसराइल, तो फिर तो ये मामला जो है यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन अगर वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और रिजीम चेंज करने की पोजीशन में अमेरिका और इसराइल नहीं रहता, तो फिर मामला जो है वो बड़े अजीबोगरीब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमले हैं ये जारी रहेंगे। और इनके जवाब में अब असल में देखना यह है कि ईरान इनके जवाब में क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, क्योंकि ईरान वाज़े तौर पर ये कह चुका है कि जंग शुरू आप करेंगे, खत्म हम करेंगे। ये एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि वो जो जितने भी खित्ते में अमरीकी मुफादात हैं, जहां जहां तक ईरान की एक्सेस है, वो पूरे का पूरा खित्ता जो है वो इस वक्त अलार्म पे चला गया। ये जरूरी नहीं है कि वो इसराइल पर हमला करे या अमरीकियों पर हमला करे, वो जो उसकी एयर बेसिस हैं मशरिक़ वस्ता में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक में, वो उनके ऊपर हमलावर हो सकता है। और इस सूरत के अंदर उसके ताल्लुकात जो है उन ममालिक से भी खराब होंगे जिनको वो निशाना बनाएगा। अब ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन का असर जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर इसलिए भी पड़ेगा कि अब आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें जो है वो बहुत तेजी से एस्केलेट कर जाएंगी, और उसकी नतीजे में आपकी जो थ्रू आउट कमोडिटीज हैं और जो दुनिया की बाकी अशियाए सर्फ हैं उनकी कीमतों पे बुरे तरीके से असर पड़ेगा, और उससे आम आदमी की पहुंच से चीजें दूर होंगी और उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसको देखने में ये तो बिल्कुल क्लियर था, ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई हफ्ता भर से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, जब से जो दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है जिसे जेरल्ड फोर्ड कहते हैं, जब वो मशरिक़ वस्ता के पानियों में पहुंच गया था तो ये अंडरस्टूड था कि घेरा जो है वो तंग कर लिया है उसने, और उसने एक ऐसी फॉर्मेशन बना दी थी जिसके अंदर ये बड़ी एहतियात से ये काम किया गया। अब्राहम लिंकन जो है, जो पहला बेड़ा पहुंचा था मशरिक़ वस्ता में, वो ईरान की साइड पे खड़ा है और बेसिकली वो इस्तेमाल हो रहा है हमलों के लिए, और जो जेरल्ड फोर्ड है वो बेसिकली इसराइल की तरफ खड़ा है, जिसका मकसद बैक वक्त हमला करने के अलावा इसराइल का दिफा करना भी है। तो ये जो हमला है ये मतलब ये इसको प्रॉपर तरीके से जैसे कहते हैं कि फॉर्मेशन के बाद, कंप्लीट फॉर्मेशन के बाद, देखिए आज खबर आई हुई, कल बरतानिया ने अपने लोग जो है उनको मना कर दिया था कि वो जो है किसी किस्म की ईरान के अंदर ना करें। इंडिया ने आपने देखा कि इंडिया ने अपने लोगों को बुला लिया
सफारत खाने का हमला जो है वो बरतानिया ने बुला लिया, तो ये अंडरस्टूड था, ये उसको कन्वे हो चुका था कल ही कि एक आध दिन में किसी वक्त भी हमला हो सकता है। और कल रात भी जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी सदर हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया था उससे भी बहुत वाज़ेह हो गया था कि अब शायद जो ये हमला नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मैं मुज़ाकरात से खुश नहीं हूं। तो जो सिचुएशन है अभी ये डिपेंड करेगी कि अगर तो ईरान को अमेरिका और इसराइल मिलकर बिल्कुल उसको जिसे कहते हैं निस्तो नाबूद करने की पोजीशन में आ जाते हैं, फिर तो हो सकता है कि ये मामला जो है वो उनके काबू में आ जाएं। लेकिन ईरान की जो अगर आप माजी को देखें, और ईरान ने जितना अरसा जंग लड़ी है वो दिहाइयों तक जंग लड़ता रहा है, इराक के साथ भी और अदरवाइज भी, और अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद वो अपने न सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि सर्वाइव करने के साथ साथ उसने इस लेवल की, इस सतह की यूरेनियम अफजूदगी भी की है जिससे अमेरिका जो है वो परेशान है कि ये किसी भी वक्त एटमी जो हथियार हासिल कर सकता है, यानी वो एक्चुअली वो एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है ये बड़ी अजीबोगरीब है। मुझे समहाउ ये लगता है कि ईरान बाहर तौर ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये एक ऐसी चीज होती है कि जो एक दफा आप जो मुल्क इसको हासिल कर ले वो इसका टेस्ट करे ना करे, वो इसके बारे में बताए ना बताए, लेकिन अगर उसने यहाँ तक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है तो फिर अल्टीमेटली वो आज नहीं कल नहीं परसों, हो सकता 5 साल 10 साल बाद जो है वो इस मामले के ऊपर जो है ना अपनी एक्सपर्टीज हासिल करने की वजह से वो बम जरूर बनाएगा। अब वो खुद नहीं बनाना चाहते, ये एक अलग टॉपिक है। जो ईरानी जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं वो ये समझते हैं कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है वो इस्लाम में जायज नहीं है और इसलिए वो उनको बनाना नहीं चाहते, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जरूर हासिल करना चाहते हैं ताकि किसी वक्त अगर उनको बनाना पड़े तो वो बना ले। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने बना लिया या नहीं बनाया, लेकिन असल मामला ये है कि ये जो सारा मामला अब इस वक्त हो रहा है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस दौरान की जा रही थी और वो ये है कि जिस तरह वेनेजुएला के सदर को अमेरिका उठा के ले गया और उसका एक्चुअल मकसद ये था कि वो जो वहां पे जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर अपना हिस्सा जो है वो तय कर ले ताकि उसको अपने जो खर्चात हैं उनको वो पूरा कर सके। बिल्कुल उसी तरह ये बात अब ईरान के बारे में भी कही जा रही है कि ईरान के अंदर भी ये जो अटैक है ये इसलिए इमिनेंट था कि अटैक के बाद उन्होंने ये बात तय करनी है कि ये तो एटॉमिक मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो ईरानी ऑयल है उसके ऊपर भी ईरानी जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो कब्जा करना चाहती हैं और उसके अंदर भी अपना शेयर लेना चाहती हैं। ये भी एक डिबेट इंटरनेशनली की जा रही है कि इस मामले के ऊपर भी वो उनकी कोशिश ये है कि ईरान चूंकि एक ऑयल रिच कंट्री है, अब वो चाहते ये हैं कि इसके ऊपर भी इस तरह से कब्जा करके जिस तरह उन्होंने इराक पर किया या दीगर ममालिक पर किया, कई ममालिक पर किया, इस तरह अमेरिका चाहता है कि ईरान पर भी कब्जा करके उसके ऑयल रिजर्व जो है उनको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। तो ये भी एक डिबेट चल रही है। अब देखना यह है कि जो ईरान का रिस्पॉन्स है वो पता चलेगा, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी बहरहाल ईरान के पास ऐसी है जो कि डिस्टर्ब कर सकती है। खास तौर पर ये जरूरी नहीं है कि वो इसराइल पर ही हमला करे या अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर अटैक करे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी भी तरीके से जो डिफरेंट उसके फौजी अड्डे हैं खित्ते के अंदर जो ईरान की एक्सेस के अंदर है वो उनको जो है वो उन पर हमला करे, और उसका जो नुकसान होगा वहां वो ये तय करेगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ना है। क्योंकि अभी तक जो हमले हुए हैं बड़े कैलकुलेटेड से हैं। देखिए उन्होंने अभी तक तेहरान, लोरिस्तान, तबरेज और अस्फहान, कुम, करज की साइड पर जो है ना वो हमले किए हैं, जिसमें से तेहरान पर होने वाले हमले जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बता रहे हैं कि इन जो हमलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान का रिजीम चेंज करना है और ईरानी फौजी क़यादत को निशाना बनाना है। इसके अलावा तेहरान के अंदर हमले का कोई जो है वो तुक नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि वहां पर कोई किसी किस्म की जो एटमी तंसीब मौजूद नहीं है। अब अगर तो ईरान जो अमेरिका और इसराइल मिलकर वहां क़यादत चेंज कर लेते हैं तो फिर तो अल्टीमेटली ये होगा कि जल्द ही जो है वो चीजें जो है बेहतरी की तरफ चली जाएंगी और वो अपनी मर्जी से अमेरिका और ईरान जो है इसराइल वो मिलकर ईरान को अपने वेसल स्टेट के तौर पे काबू कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ये जंग तूल पकड़ेगी, क्योंकि जब तक वो क़यादत चेंज नहीं होगी तब तक ईरान रेजिस्ट करेगा और ईरान हो सकता है रेजिस्ट करते वक्त और बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सी जो जिसे कह ले हमले कर ले, और उन हमलों के नतीजे में जो खित्ता है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकता है। और इसमें साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है पाकिस्तान के लिए भी कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? उसकी वजह ये है
कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक तरह की हालत जंग में है। अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो वहां पर जो इराक साइड पे और जो मशरिक वस्ता के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए ईरान भी एक सेफ हेवन बन सकता है। और एक साइड ईरान की साइड भी जो है वो भी पाकिस्तान के लिए एक नई सरदर्द बन सकती है, क्योंकि वहां से भी फिर जो है ना वो चूंकि ईरान की अपनी जो जैसे कह लीजिए ग्रिप कमजोर हो जाएगी अपने मुल्क के ऊपर, तो वहां भी जो दहशतगर्द हैं, जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो अपनी रूट्स बना सकती हैं और रूट्स बनाकर पाकिस्तान के लिए मिसाइल खड़े कर सकती हैं। सो इसलिए ये एक पहलू जरूर होगा कि ईरान की डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी और खित्ते के अंदर जितने बाकी ममालिक हैं उन सब के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान का जो इशू है कि अफगानिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि एक्चुअली गवर्नमेंट ही नहीं है, वो एक जो ग्रोथ है उसको अगर हुकूमत देने की कोशिश की गई और ये ख्याल था कि वो किसी प्रॉपर गवर्नमेंट की शक्ल इख्तियार कर सकेगा, वहां पे तमाम ग्रुपों को मिला के हुकूमत बनाएगा, वो ऐसा हो नहीं सका। नतीजतन वहां पे जो है पूरी दुनिया की दहशतगर्द तंजीमें जो है उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और वो मिलकर आपस में इनकनाइवेंस पाकिस्तान के ऊपर ये मुख्तलिफ तरह के हमले कर रहे हैं। सो इसलिए ईरान के अंदर अगर डिस्टेबलाइज किया जाता है ईरान को, तो वो खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए अब मामला ये है कि इसके अंदर जो अहम तरीन रोल है इसके जंग के अंदर, वो चीन और रूस का रोल जो है वो इंतहाई अहम होगा, क्योंकि और यकीनन चीन और रूस दोनों जानते हैं चीन बराह रास्त जंगों में मुलविस नहीं होता। रूस यूक्रेन में इस वक्त इन्वॉल्व है। पहले भी जब हमले हुए थे जब जो ईरानी लेड प्रॉक्सीज थी उनको या शाम के अंदर रिजीम चेंज किया गया था, तब सब जानते थे कि उन्होंने रूस जो है वो उसकी हेल्प उस तरह से शाम की नहीं कर सका था और दीगर जितने भी ममालिक हैं वो उनकी नहीं कर पाया। तो क्या रूस अब ईरान की कर पाएगा मदद, या चीन इस जंग में बराह रास्त कूद जाएगा? ये वो एरियाज हैं जो अब डिफाइन होंगे। अगर ये डिफाइन होते हैं तो उससे पता चलेगा कि ये जंग जो है किस तरफ जाने वाली है, ये क्या इसके मामलात किस तरफ जाएंगे। लेकिन अगर रूस और चीन इसके अंदर शामिल नहीं होते और ईरान अपने ओन के ऊपर इस जंग को लड़ना पड़ता है, तो फिर वो माजरत चाहूंगा वो डिपेंड करेगा उस मामले के ऊपर कि उनकी क़यादत जो है वो कब तक सेफ रहती है। अगर उनकी क़यादत सेफ रही तो फिर अल्टीमेटली ये जंग तूल पकड़ेगी। अगर वहां पर कोई तब्दीली करने में कामयाब हो गया, जो कि बेसिकली अमेरिकी सदर ये चाहते हैं या उनका ख्याल है कि ये जो इस वक्त मौजूदा रजीम है, जो पासदाराने इनकलाब हैं या ये जो खुमैनी के इनकलाब के बाद जो वहां पे सिस्टम बना हुआ है, इससे अगर जान छुड़ाकर वहां कोई जमहूरी सिस्टम बनाया जाए जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है, तो फिर जो है वो उससे ईरान के अंदर फर्क आएगा। और वो जो इसराइल का जो एक्चुअली थ्रेट है इसराइल के लिए बतौर ईरान जो है वो थ्रेट के काम कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। तो ये ओवरऑल सिनारियो है। इस सिनारियो के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो आने वाले वक्त के अंदर डेवलप होंगी तो हमारी समझ में आएंगी, क्योंकि अभी फिलहाल ये पता नहीं है कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा और ईरान के साथ साथ चीन और रूस का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि चीन और रूस के बगैर ईरान यकीनन इस जंग को तो लड़ नहीं सकता है। उसकी जो फौजी सलाहियत है वो ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका के साथ जंग लड़ सके। और इसराइल भी उसके साथ इस वक्त खड़ा हुआ है और इसराइल जो है बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि इसराइल हमेशा से ईरान और पाकिस्तान इन दोनों को अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसराइल यहाँ पे ईरान को इस वक्त गिराने में कामयाब हो गया और अपने मकासद में कामयाब हो गया, तो यकीनन फिर इसके बाद बारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएगी और फिर पाकिस्तान वो आखिरी मुल्क होगा जो उनको दुखता है, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं वो पहले ही जो है वो अपने जो जिसे कह लीजिए कि मामलात को दुरुस्त कर चुके हैं इसराइल के साथ। वो इसराइल की एक तरह की जैसे कह लीजिए कि उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया हुआ है। वो इब्राहिम मुआहिदे के तहत वो उनके साथ मुआहिदों में मां सिवाय सऊदी अरब के, तो जो बाकी ममालिक हैं अब उनको सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए पाकिस्तान ही बाकी बचेगा ईरान के बाद जो उसकी आंखों में खटकता होगा। तो इसलिए ये बड़ी क्रूशल सूरत हाल होती चली जा रही है, जिसके ऊपर नजर रखना भी जरूरी है, जिसके ऊपर आगे स्ट्रेटेजी तय करना भी जरूरी है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत हालात जो है वो उसको बहुत मुहतात आगे चलना होगा। इस वक्त अगरचे के जो अमेरिकी सदर हैं वो बड़ी पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं, कल भी उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं उनको आप बहुत ज्यादा वेट इसलिए नहीं दे सकते कि असल में जो मुल्कों की सतह पे जो चीजें हो रही होती हैं, डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं,
वो बड़ी अहम होती है। तो इसराइल बाहर तौर ईरान और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, और ईरान, अगर वो ईरान को गिराने में कामयाब हुआ तो फिर अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान उसका तय हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिसके अंदर मुसलमान ममालिक जो हैं उन्हें भी इत्तेहाद के साथ चलने की जरूरत है। अभी तक वो इत्तेहाद मुसलमान ममालिक में है ही नहीं, चाहे वो अरब ममालिक हों चाहे दीगर नॉन अरब ममालिक हों। जो OIC है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, जो हमारी इस्लामी ताउन तंजीम है, वो एक इनइफेक्टिव सा इदारा है, बस सिर्फ कंडेमिनेशन की हद तक है। अरब लीग भी कभी प्रॉपर तरीके से कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकी, या ऐसा फैसला करके उस पर अमल दरामद नहीं करा सकी जो कि वेस्टर्न नेशन जिस तरह एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, और जिस तरह इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है या दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो खड़े हुए थे। सो जो एक बेसिकली जो इस्लामी ब्लॉक है वो कमजोर होने की वजह से इस्लामी ममालिक की आपसी जो नाराजगियां हैं या आपस में जो लड़ाइयां हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हमारे लिए उसके पास अब वो चुन चुन कर अलग अलग करके जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी के लिए जो चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा इसराइल और अमेरिका वो करेगा, अनटिल अनलेस के जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो किसी ऐसे ब्लॉक की शक्ल में इख्तियार कर जाए जो कि अदरवाइज अमेरिका और इसराइल के लिए किसी चैलेंज से कम ना हो। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, अरब ममालिक भी और नॉन अरब ममालिक भी, जो समहाउ अमेरिका और इसराइल के जैसे कह लीजिए कि उनके दोस्तों में शुमार होते हैं या उनकी मर्जी की वेसल स्टेट्स हैं। जी ठीक है, नौशाद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि ईरान पर ऑपरेशन का मंसूबा महीनों पहले बनाया गया था। आपको बताएं कि मकसद ईरानी खतरात को खत्म करके अमरीकी अवाम का दिफा करना था। सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा था। ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, ईरान कभी भी दोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप मकसद ईरानी खतरात को खत्म करके अमेरिकी अवाम का दिफा करना है। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा था। ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नौशाद अली साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ है। सर, ट्रस्ट अमरीकी सदर की तरफ से हमले का इतराफ कर लिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? अंडरस्टूड बात है, यकीनन इतराफ किया। वो तो देखिए ना, जब आप उनके दो बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनको बहरी बेड़े कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जिस दिन मूव किया था यूनान के साहिलों से रोम की तरफ, बहिरा रोम की तरफ, तो वो अंडरस्टूड बात थी कि वो उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक जरूर करना है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट इस लेवल की। और फिर न सिर्फ ये वो बहरी बेड़ा जो है वो मूव किया था, बल्कि उसके अंदर एयरक्राफ्ट की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। और उससे बहुत पहले अब्राहम लिंकन जो है, जो अदरवाइज इसका ज्यादा मूव करने वाला जो बहरी बेड़ा है, वो पहले मशरिक़ वस्ता पहुंच चुका था। तो इनको बचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि वो जो है ना ईरान के ऊपर जो है वो अटैक करने जा रहे हैं। अब उनका मामला ये है कि बेसिकली वो ये समझते हैं, अमेरिका और इसराइल, एक्चुअली इसराइल ये समझता है कि ईरान उसके लिए खतरा है। जब तक ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा वो उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वहां पे उसके नजदीक जो अब तक पिछले कई दिहाइयों के अंदर चाहे शाम था या लीबिया था या इराक था, एक्चुअली ये यहाँ पर जितनी भी प्रॉक्सीज बनी हुई थी वो बेसिकली ईरान उन प्रॉक्सीज के पीछे जो है ना वो था और इसराइल के लिए प्रॉब्लम बना बनता था। फलस्तीन की हालत आपने देख ली कि उन्होंने फलस्तीन के साथ जो करना था वो कर दिया। अब वो एक बिल्कुल जैसे कह लीजिए कि तबाहशुदा इलाका है जिसके ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जो अमन बोर्ड के इजलास हो रहे हैं और वहां पे जो रिहैब की बात की जा रही है, उसी तरह से उनको ये लगता है उन्होंने शाम जो था उसको न्यूट्रलाइज करना था, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया। जो शाम बहुत बड़ी सपोर्ट थी ईरान के लिए वो उन्होंने पहले खत्म की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनकी हिजबुल्लाह को खत्म किया, प्रॉक्सीज खत्म की। अब वो समझते हैं कि ये टाइम आ गया था कि उन्होंने ईरान को न्यूट्रलाइज करना है। उनकी कोशिश ये है कि ईरान को इस हद तक जो है ना वो टुथलेस कर दें कि वो इसराइल के लिए किसी सूरत खतरा ना बन सके। और उसके वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब ईरान का जो है वो मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको वाइंड अप कर दिया जाए, उसके एटमी जितने भी मामलात हैं उनको बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, ताकि वो कभी किसी वक्त में भी जाकर एटमी जो टेक्नोलॉजी ना हासिल कर सके या एटमी हथियार ना बना सके। और ये उस सूरत में मुमकिन है जब वहां पे रिजीम चेंज किया जाए। और रिजीम चेंज करने के लिए ये अटैक शुरू हो चुके हैं। अब अमेरिका और इसराइल इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते, कितना जल्द कामयाब होते हैं, कितनी तवील होती है ये जंग, ये तय करेगा कि अब आने वाले वक्त आगे हालात
क्या होंगे। जो इसराइल ने जब ये अटैक शुरू किया है तो वो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि हम अमेरिका के साथ मिलकर ये हमले कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो है वो क्लियरेंस अमेरिका ने दे दी थी। अब अमेरिका ने ये अलग ये बात करनी है, क्योंकि उसका सारे का सारा इक्विपमेंट इस वक्त मशरिक वस्ता में मौजूद है, और एक बार फिर वो मशरिक वस्ता में अपने कदम जमा चुका है, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि उसने इसराइल को के कहने पर या इसराइल को सेफ करने के लिए ईरान को न्यूट्रलाइज करना है। और बाकी जो ममालिक हैं, इसके अलावा दीगर जो अरब ममालिक हैं, वहां अमेरिका के और इसराइल के मामला ठीक है, मां सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो अल्टीमेटली इसके बाद, ईरान के बाद, अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं, चीन और रूस जो है वो ईरान की मदद को नहीं आते, और ईरान जो है ना उसकी हालत भी उस तरह की कर दी जाती है जैसे शाम में तब्दीली लाई गई है, या वेनेजुएला वाला मामला कोई एपिसोड दोहराई जाती है, या फिर जो है उसका फलस्तीन वाला हाल किया जाता है। ये तीनों मुख्तलिफ तरीकेकार हैं, यानी ये मुख्तलिफ तीन तरह के तरीका वारदात हैं जो अमेरिका कर रहा है। तो अगर इन तीन तरीकों के बाद मामलात होते हैं तो फिर इसके बाद जो है ना मामलात, नजरें जो है वो पाकिस्तान पर जम जाएंगी, और फिर अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान होगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए ये अदरवाइज भी एक प्रॉब्लमेटिक इस वक्त टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में है। ऐसे में ईरान डिस्टेबलाइज हो गया तो वहां भी दहशतगर्द तंजीमें जो है वो पेनिट्रेट कर जाएंगी, और वो एक और महाज जो है ना पाकिस्तान के लिए एक और साइड खुल जाएगी जो ईरानी बॉर्डर है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर बॉर्डर को अभी कंट्रोल किया हुआ था। ईरानी जो पेट्रोल था उसकी स्मगलिंग हो रही थी, लेकिन उसको बहुत कम कर दिया गया था, ताकि ये जो स्मगलिंग के जरिए जो टेररिज्म की फंडिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है, उसको रोका जा सके। तो अब बहरहाल ये जरा कुछ दिनों के अंदर ये बात वाज़ेह होगी। आई डोंट नो कि जो सिचुएशन है वो किस हद तक जो ईरानी है वो कामयाब होते हैं, क्योंकि पहले जो हमने उनकी जो टारगेट्स देखे थे, जो शुरू में जब अमेरिका ने हमला किया था, तो इसराइल ने हमला किया था, उस वक्त हमने ये देखा था कि उन्होंने बड़ी आसानी जो है वो फौजी क़यादत जो है। हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त आपको बराह रास्त से चलें, सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Totally again obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces, and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement